वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब घर पे स्वस्थ होंगे और रेगुलरली पढ़ रहे होंगे। रेगुलर स्टडी से ही एग्ज़ाम में सफलता संभव हो पाती है, तो आप रेगुलर रहिए, डेली 50 क्वेश्चंस करते रहिए। हम इतने ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी हर टॉपिक के ऊपर अच्छी कमांड हो जाए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत ना आए कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाइए, सीट पिंड मैसेज के अंदर जाके सीट डाउनलोड कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन करने स्टार्ट कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने मेरे साथ साथ ये सारी सीटें कंप्लीट कर ली तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम वोकैब के सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन का 10th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 451। दिस इज द प्रॉब्लम विच सॉल्यूशन हैज वरीड द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस। देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहना चाह रहा था कि दिस इज द प्रॉब्लम, ये वही प्रॉब्लम है विच सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन। अब जिसका सॉल्यूशन करना चाह रहा था, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी के लिए पजेसिव केस लगाना चाहिए। और पजेसिव केस क्या होता है विच का? या तो आप लगाइए ऑफ विच या सॉल्यूशन ऑफ विच, और ये आप क्या लगा सकते थे? वुड सॉल्यूशन। मैं बता चुका हूं तीनों केस सही हैं, लेकिन केवल विच नहीं आएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द टाइगर व्हाट आई सो इन जू इज बैडली इंजर्ड। देखिए 452 इजी है, हो गया होगा सबसे, कि टाइगर के लिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है, जो एंटीसीडेंट के लिए, जिसको मैंने देखा कि बात कर रहा था, और एंटीसीडेंट को वाट कभी भी रेफर नहीं करता, तो यहाँ वाट की जगह आप क्या करिए? विच। और जानवर के लिए विच का प्रयोग आता है, ये आप जानते हैं। द फिल्म वट आई वॉच्ड ऑन टीवी यस्टरडे नाइट। अब देखिए, इसमें दो तीन बातें थी। देखिए, जब आपको यस्टरडे वगैरह कहीं वर्ड दिख जाए तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। ये यहाँ पे सही था, हमने चेक कर लिया। दूसरी बात, द फिल्म इज वेरी डल, कि फिल्म बहुत ही डल है। तो इस तरह के सेंटेंस के अंदर आप दोनों तरह के टेंस का प्रयोग कर सकते हो, प्रेजेंट टेंस भी पास्ट टेंस भी, ऐसा नहीं है कि प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब थर्ड बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। क्या रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग आना चाहिए था? व्हाट कभी भी अपने एंटीसीडेंट को रेफर नहीं करता है, तो यहां पर क्या कर लीजिए? या तो दैट लगाइए या विच का प्रयोग कीजिए, लेकिन व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज द गर्ल, गर्ल के लिए क्या विच का प्रयोग होना चाहिए? नहीं, आप दैट का प्रयोग कर लीजिए, सही हो जाएगा। पद्मा वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट या मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए, द मोस्ट की बात आ गई, यानी सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है। जब आपको सुपरलेटिव डिग्री की बात कर ली तो कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है? दैट का। मैं बता चुका हूं, कोई डिटर्मिनर आ जाए वाक्य में, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या द सेम सच, इस तरह की चीजें आ जाएं, तो आपको दैट का प्रयोग करना है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। दिस इज द बेस्ट बुक, वही वाली बात, द बेस्ट का प्रयोग आ गया, इसलिए विच की जगह किसका प्रयोग करें? दैट का। शी इज द काइंडेस्ट वुमन। देखिए, याद हो रहा है ना ये रूल, कि जैसे सुपरलेटिव डिग्री देखो तो आपको किसका प्रयोग कर लेना है? दैट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, ऑल विच ही सेड। देखिए, जब आपको मैंने ऑल का प्रयोग बताया था कि ऑल के बाद अगर आपको दैट का प्रयोग करना है जब कोई वस्तु की बात हो या कोई बात हो रही हो नॉन लिविंग थिंग की, तब आपको दैट का, और ऑल के बाद वू या दैट कुछ भी आ सकता है जब कोई व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही थी, तो बात कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता, तो ऑल के बाद विच का प्रयोग क्या सही होगा? ऑल के बाद क्या विच का प्रयोग सही है? याद करिए फटाफट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वाला एग्जाम्पल, उसको है ना बेस बना लीजिए और याद रखिए। शी लिव्ड इन द सेम हाउस विच,
द सेम के बाद या तो एज का प्रयोग हो सकता था या दैट का प्रयोग हो सकता था। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप बात करोगे तो एज का, और केवल उसी घर की बात करोगे तो द सेम के बाद दैट का। द सेम के बाद विच का प्रयोग नहीं होता है। इट इज ओनली बीज, इट प्लस बी प्लस नाउन। जब हमने स्ट्रक्चर करी थी इट प्लस बी प्लस नाउन की, या नाउन नहीं आके यहाँ से सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ये भी ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ये स्ट्रक्चर हो सकती है। जब ये स्ट्रक्चर अपने को काम में लेनी है तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग लेना है, दैट का। आई हैव नथिंग, जब नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग इस तरह के वर्ड आ जाएं तो आपको किसका प्रयोग लेना है, दैट का। मनी इज द ओनली थिंग, द ओनली का प्रयोग आ गया, आपको किसका प्रयोग कर लेना है, दैट का। सारे रिवाइज हो रहे होंगे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, देर वॉज नन इन द वर्ल्ड, नन का प्रयोग आ गया, नन का प्रयोग आते ही आपको वो किसका प्रयोग कर लेना है, दैट का। जो स्टूडेंट्स एक बार सीट के क्वेश्चन करके कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जा रहा है। कईयों को ऐसे शिकायत रहती होगी कि मैं क्वेश्चन पूरे नहीं पढ़ रहा। ये पहले सीट करिए, आप देखिए, आपको पहले सीट के क्वेश्चन पढ़ने हैं एक बार, और उसके बाद सारे वीडियो देखने हैं। वो विच सो द एक्सीडेंट डिड नॉट हेल्प द विक्टिम्स। देखिए, इसमें दो तरह की चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। पहली बात कि जब भी आप कोई सेंटेंस के अंदर डिड देख लो तो डिड के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इस चीज को तो आप रट लो अच्छे से कि डिड के बाद सदैव और सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस, लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस, ये कुछ चीजें याद रखनी है। तो देखिए, डिड नॉट हेल्प तो यहाँ पे सही था। अब बात करते हैं वो, जब WH से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते थे, दैट का। याद करिए, मैंने रूल भी लिखवाया है आपको, चीजें करवाई भी हैं कि अगर आपको पूरा क्लोज अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच की जगह दैट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी एग्जाम्पल पे आधारित था। व्हाट इज इट दैट इंस्पायर्स, अगर WH से स्टार्ट होने वाला क्लोज है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज देयर विच, वही वाली बात, जब पूरा क्लोज WH वर्ड से स्टार्ट है तो विच की जगह आपको क्या प्रयोग करना है, दैट। द गर्ल एंड हर कैट, जब कोई व्यक्ति और उसका पालतू दे रखा हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जब कोई व्यक्ति और उसका पालतू दे रखा हो तो हम यहां दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, इसके अंदर बाकी कोई इसमें एरर थी नहीं। द गर्ल एंड हर कैट वू स्टैंड देयर आर वेरी नाइस टू लुक एट। विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंडोर्ड, ये तो आपको याद रहना चाहिए कोटेशन कि ये विच की बात नहीं कर रहा, द थिंग्स विच की बात कर रहा है कि जिन चीज़ों को सुधारा नहीं जा सकता उनसे दूर रहना चाहिए, जिनका इलाज नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए। तो व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। इसको याद भी रखें एज इट इज, कई बार एग्जाम के अंदर एज इट इज चीज़ें आ जाती हैं। और एंड्योर का अर्थ भी याद रखें, दूरी बनाना, बचाव करना। विच इज वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। 469, जब आपको द थिंग्स विच का अर्थ देना होता है तथा एंटीसीडेंट को रेफर नहीं करना होता तो वहां केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन काम आता है, वो होता है व्हाट। इसके बहुत सारे हम प्रयोग कर चुके हैं और व्हाट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आगे डाल रखे हैं ताकि आपको व्हाट का प्रयोग याद हो जाए। विच इज डन कांट बी अनडन, देखिए जब एंटीसीडेंट को भी आप रेफर नहीं कर रहे और द थिंग्स विच का अर्थ देना चाह रहे हो तो जब इस अर्थ में केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन काम आएगा, व्हाट। विच यू नो, यानी यहाँ क्या कर रहा है, द थिंग्स विच यू नो, और द थिंग्स विच का अर्थ कौन देता है, एक ही प्रोनाउन ऐसा है जो द थिंग्स विच का अर्थ देता है, वो है व्हाट। नेक्स्ट, आई एट विच आई लाइक। अब देखिए यहाँ विच तो एंटीसीडेंट के लिए आता है, तो क्या वर्ब के लिए आया है क्या, नहीं।
तो ये किसकी बात कर रहा था, एंटीसीडेंट को तो रेफर किया नहीं है यहाँ पे। जब एंटीसीडेंट को रेफर नहीं करोगे तो आप विच किस का क्या प्रयोग करोगे, व्हाट। आई डिड नॉट बिलीव विच, क्या कोई रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब को रेफर कर सकता है, एंटीसीडेंट के रूप में काम कर सकता है, नहीं। कोई नाउन होनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो विच आया है क्या वो अपने एंटीसीडेंट के लिए आया है, नहीं। तो ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो अपने एंटीसीडेंट के लिए नहीं आता और जो का अर्थ देता है, वो क्या है, व्हाट। विच शी रियली थिंक्स अबाउट इज नॉट क्लियर टू मी। जब आपने एंटीसीडेंट को रेफर नहीं किया और द थिंग्स विच का अर्थ देना चाह रहे हो तो एक रिलेटिव काम प्रोनाउन काम आता है, व्हाट। इतने सारे एग्जाम्पल डालने का सिर्फ एक कारण है ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, क्लियर हो जाएं अच्छे से। 475 टीयर्स आर नॉट सच दैट आई सो इन द गार्डन यस्टरडे। सच के बाद दो ही चीजों के जोड़े बनते हैं, या तो सच के बाद एज का प्रयोग या सच के बाद दैट का प्रयोग। अब देखिए, ऐसा जैसा की और ऐसा जो की, तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे काम कर देना चाह रहे हो कि ऐसे फ्लावर्स मैंने देखे ही नहीं, यानी एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, तो सच के लिए सच के साथ एज का प्रयोग करना है। शी इज सच ए लवली गर्ल दैट आई लव वेरी मच। इसके अंदर देखिए, जैसी की का अर्थ देना चाह रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, और जैसी की के अर्थ के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एज। आई हैव नेवर मेट सच ए वंडरफुल गर्ल दैट कुमाती। जैसी की कुमाती है, जैसी की का अर्थ देना चाह रहे हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। दिस इज द सेम बुक एज आई रेड लॉन्ग अगो। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, सबसे पहले टेंस चेक किया आपने कि लॉन्ग अगो के लिए सेकंड फॉर्म लगा रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर द सेम के बाद दो चीजें आ सकती है, द सेम के बाद एज आ सकता है और द सेम के बाद दैट आ सकता है। तो ये क्या कहना चाह रहा था, यह वही किताब है जैसी कि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, और जैसी की बहुत पहले पढ़ी थी तो यहाँ पे जैसी की का अर्थ के लिए एज लगा रखा है। लेकिन अगर आपको ये अर्थ ये देता, दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो सेम बुक जैसी किताब का अर्थ देना चाह रहे हो तो एज सही है, और नहीं तो दैट सही है। वैसे नो एरर कर लीजिए, और अगर आप जो का अर्थ देना चाहोगे तो आप यहाँ पे दैट कर लोगे। साधारणतया इस वाले क्वेश्चन के अंदर दैट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब किसी बुक के लिए बोला जाता है कि मैंने ये वही किताब है जो मैंने पुराने समय में कभी पढ़ी थी, इस अर्थ में यूज होता है। इसलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में एज और दैट दोनों ऑप्शन हो तो आपको दैट करके आना है। 479 दिस इज द सेम हाउस एज ही लिव्ड लास्ट ईयर। जब आपको इस तरह की बात कर दे कि लास्ट ईयर मैंने पढ़ी थी, लास्ट ईयर में रहा था, तो उसी की बात करता है, उसी की बात करने के अर्थ में आपको दैट का प्रयोग करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है चीजें, इसमें दोनों हो सकते हैं, जैसे कि इस तरह के घर में मैं रहा था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं जिद नहीं करनी है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है। तो अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दे कि यार पिछले साल उस घर में रहा था, पिछले साल मैंने वो किताब पढ़ी थी, जब इस तरह की बातें हो तो दैट का प्रयोग द सेम के साथ किया जाता है। देर इज नन बट, देखिए जब मैंने बताया था कि बट का अर्थ इस तरीके से होता है तो इसके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। नन बट के साथ वाले सेंटेंस में नोट का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, इसको याद रखना है। ये रूल मैं बहुत डिटेल में करवा चुका हूं कि उसको छोड़कर के अर्थ में जब बट का प्रयोग होता है तो आपको कभी भी नोट का प्रयोग साथ वाले वाक्य में नहीं करना है। तो देर इज नन बट हु डज नॉट, देखिए यहां वू का बट का अर्थ क्या है, वू डज नॉट, तो वू डज नॉट का अर्थ कौन दे रहा है, बट। तो बट के अंदर ही डज नॉट शामिल है, इसलिए डज नॉट यहां से रिमूव कर लीजिए, यानी आंसर हो गया बी। ये इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, देर इज नो इंडियन, देखिए नो आ गया यहां पे, बट आ गया, आगे वाले सेंटेंस में आपको नोट का प्रयोग नहीं करना है, और यहाँ नो के बाद एस लगा लीजिए, क्योंकि डज नॉट के अकॉर्डिंग नो लगाया हुआ था, लेकिन सिंगुलर अगर वर्ब है
तो प्रेजेंट टेंस में SIS लगता है। देयर इज नो मैन बट डज नॉट वांट्स, क्या डज नॉट लगेगा? नहीं, नो मैन आ गया, बट आ गया, तो बट के अंदर ऑटोमेटिक शामिल क्या होता है? डज नॉट, क्योंकि बट का अर्थ ही वुड डज नॉट होता है, इसलिए बट ये हटा लीजिए। देयर इज नो लाइफ बट हैज नो हैप्पीनेस, बट के अंदर ऑटोमेटिक शामिल है नो, तो यहाँ पे नो रिमूव कर लीजिए। देर इज हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं जो न के बराबर का अर्थ देते हैं। तो वही बात है कि बट से पहले नेगेटिव वर्ड आ चुका है हार्डली, तो उसके बाद आपको डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है, और यहाँ लाइक्स कर लीजिए। देर इज नो मैन बट हैज नो डेथ, या नो हटा लीजिए, नो आ गया, नो के बाद नेगेटिव वर्ड के बाद जब बट का प्रयोग होता है इस तरीके से, तो उसके तुरंत बाद एक वर्ब का प्रयोग आता है जिसके अंदर नोट नहीं लगाया जाता, नो नहीं लगाया जाता, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लगाया जाता। द मैन वू इज ऑनेस्ट, द मैन क्या था? प्लूरल, और वो अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है, एंटीसीडेंट प्लूरल था, तो यहाँ इज की जगह क्या आना चाहिए था? आर। द गर्ल who are at the gate is my little sister, वो अपने एंटीसीडेंट को रेफर करता है, और एंटीसीडेंट गर्ल था, गर्ल सिंगुलर था, तो यहां क्या कर लीजिए? इज। आई हु इज योर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। वो जस्ट अपने से पहले एंटीसीडेंट को रेफर करता है, एक बात, और इसका एंटीसीडेंट क्या दिया हुआ है? आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ इस की जगह क्या लगना चाहिए था? एम। अब पढ़ने में अटपटा लगेगा, आई वो एम योर फ्रेंड, लेकिन सही एम ही होगा, यानी आंसर हो गया इसका ए। आई एम द पर्सन दैट एम, देखिए क्या पर्सन थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग एम का प्रयोग होता है? एम का प्रयोग तो केवल और केवल किसके साथ होता है? आई के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, क्योंकि दैट अपने पहले वाले के लिए आता है, ना कि आई के लिए। अपने पहले क्या था? पर्सन था, पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आ जाएगा। वी हु स्टेज, वही वाली बात कि वो आया है, वो अपने एंटीसीडेंट को रेफर करता है, एंटीसीडेंट वी है, वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ SIS नहीं लगता, केवल क्या कर लीजिए? स्टे। यू वो, देखिए वो जस्ट अपने से पहले एंटीसीडेंट को रेफर करता है, और एंटीसीडेंट क्या था? यू, यू के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए था? आर। ही दैट, दैट अपने से पहले एंटीसीडेंट को, तो ही के अकॉर्डिंग यहां क्या लगना चाहिए? इज। दे वू लिव्स, वो जस्ट अपने से पहले एंटीसीडेंट को रेफर करता है, एंटीसीडेंट क्या था? दे के अकॉर्डिंग दे प्लूरल था, प्लूरल था, तो यहाँ पे SIS नहीं लगेगा, तो केवल क्या कर लीजिए? लिव कर लीजिए, एस हटा लीजिए, ए आंसर हो गया। दे वू सीक, वो जस्ट अपने से पहले एंटीसीडेंट को रेफर करता है, यहाँ सीक्स नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? सीक। देर इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट, वन ऑफ का प्रयोग आया है, तो नाउन सदैव वन ऑफ के बाद क्या लगनी चाहिए? प्लूरल। करेक्ट था, ये चेक कर लिया। नेक्स्ट चेक करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगना चाहिए था, और उसके बाद जस्ट अपने से पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या लगनी चाहिए थी? वर्ब। बुक्स था, प्लूरल, प्लूरल था, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? हैव का प्रयोग। दिस इज द ओनली टीवी, द ओनली का प्रयोग हो गया, द ओनली का प्रयोग हो गया, तो आगे सेंटेंस में दैट के बाद आपको किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर का, और द ओनली आ गया तो दैट का प्रयोग करना है, ये क्लियर है, और दैट के बाद किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का। बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे हम पहले ही कर चुके हैं। यू हु इज, वो जस्ट अपने से पहले एंटीसीडेंट को रेफर करता है, और यू था, यू के अकॉर्डिंग आर लगा लीजिए। माई आंट हु हैज 5 daughters wants to sell the house to anyone which has 20 rooms, कर लिया होगा ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छा कंसेप्ट था। सबसे पहले बात करते हैं वो की, वो किसके लिए आता है? अपने एंटीसीडेंट के लिए। अब इसका एंटीसीडेंट क्या था? माई आंट, माई आंट के अकॉर्डिंग इसने हैज लगा रखा था, ये सही था। आगे बढ़ते हैं, वांट्स टू सेल, देखिए वो के अकॉर्डिंग हैज आ गया, माई आंट के अकॉर्डिंग वांट्स आ गया, यानी माई आंट सिंगुलर था, सिंगुलर। देखिए वो जस्ट अपने एंटीसीडेंट को रेफर करता है, तो वो
क्या सिंगुलर होगा प्लूरल होगा इसका एंटीसीडेंट डिसाइड करता है। लेकिन माई आंट के लिए तो वांट्स आया है और वू के लिए हैज आया है। दो वर्ब क्लियर हो गई, दो सब्जेक्ट क्लियर हो गए। टू सेल द हाउस टू एनीवन विच हैज 20 रूम्स। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ कहाँ थी, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। विच भी अपने एंटीसीडेंट को रेफर करना चाहिए था, तो क्या एनीवन के लिए विच का प्रयोग होता है? नहीं। दूसरी बात, तो क्या विच की जगह कुछ और लगाएं? इससे पहले आगे देखो क्या लगा रखा है, हैज 20 रूम्स, यानी बात ये किसकी कर रहा था, हाउस की बात कर रहा था। तो हाउस की बात हो रही थी, तो यहाँ विच तो सही है कि घर के लिए आया था, लेकिन विच से जस्ट पहले हाउस होना चाहिए था, टू एनीवन नहीं होना चाहिए था। तो टू एनीवन को आप इसकी पोजीशन चेंज करिए, टू एनीवन की। टू एनीवन कहाँ जाना चाहिए वाक्य के लास्ट में, तो सही सेंटेंस हो जाएगा माई आंट हु हैज 5 daughters वांट टू सेल द हाउस विच हैज 20 रूम्स टू एनीवन। क्लियर है? इसमें मत फंसिए कि किस पार्ट में एरर होगी। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो इसमें हाउस के बाद स्लैश लगा लीजिए, यानी टू एनीवन लास्ट में आएगा। ये समझाना चाह रहा था ये क्वेश्चन, तो आंसर कर लीजिए सी। आई आस्क्ड हर, इनडायरेक्ट स्पीच सबने थोड़े बहुत पढ़े होंगे, आइडिया होगा। नहीं भी आइडिया है तो बता देता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन के अर्थ में WH वर्ड वाले जो इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं तो वो जो का अर्थ देते हैं, और ऐसे वाक्यों के अंदर कभी भी आपको तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाना है, यानी वो क्वेश्चन नहीं बनाना है उसका। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा एसर्टिव के अंदर इंटरोगेटिव को कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए ये तो जो का अर्थ देना चाह रहा था यहाँ पे, ये कौन का अर्थ नहीं देता है, जो का अर्थ देता है। जो का अर्थ देता है तो तुरंत बाद क्वेश्चन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर सामने नहीं आके क्या आना चाहिए, हु सी वाज। दोबारा सुन लीजिए कि अगर WH वर्ड कोई मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है या प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, WH वर्ड हो सकता है जब प्रोनाउन के अर्थ में काम ले रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो केवल मेन वर्ब हो सकती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, नहीं कि पहले। और यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा था, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वहाँ कौन था। आपको हिंदी में अर्थ ऐसे निकलेगा, लेकिन यहाँ पे ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है, ये रिलेटिव क्लोज को जोड़ने का काम प्रोनाउन कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें कभी भी आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये स्ट्रक्चर कॉमन होती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच से भी इसको याद रखा जा सकता था। नेक्स्ट, प्लीज टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, क्वेश्चन नंबर 500। देखिए व्हाट अपने से पहले एंटीडेंट को रेफर करता है क्या? नहीं। अब ये व्हाट का अर्थ क्या था, द थिंग्स विच, द थिंग्स विच, कि तुम बताओ क्या कर रहे थे। तो यहाँ एंटीडेंट के लिए तो आया नहीं है, द थिंग्स विच के लिए आया, यानी व्हाट का प्रयोग यहाँ पे सही है। यू के अकॉर्डिंग आर सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे नो एरर का सेंटेंस था, आंसर हो गया डी। क्लियर है फ्रेंड्स? हमने 500 क्वेश्चंस प्रोनाउन के कर लिए हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम 10 स्टार्ट करेंगे, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, सबसे बड़ी बात रेगुलर रहिए। थैंक यू।